नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। वैसे आई थिंक आखिरी हफ्ते में पहुंच गए हम हमारे ये एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में। और इस हफ्ते हम प्योरली फोकस करेंगे अपने आइडिया के ऊपर। आइडिया आएंगे तो आइडिया आते कैसे हैं, आइडिया कैसे आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। और आइडिया को जनरेट करने के बाद हम लोगों तक पहुंचा कैसे सकते हैं और उसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं, उसके उसकी बात करते हैं। और आज हमारे साथ है नैसर्गिक लिंका, जो कि एक सोशल नमस्ते। एंटरप्रेन्योर है और एक इनोवेटर भी है। और इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन का अवार्ड मिला था। तो फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट नैसर्गिक। थैंक यू। और ये इनोवेटर भी, इनके जो इनोवेशंस है, मैं इनका नाम ले लेता हूँ, जो कि द चेंज मेकर टाइम्स, आइडल क्यू और लास्ट बेंचर वेंचर्स। तो आई थिंक आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आपके जो भी सवाल है आप बिल्कुल पूछिए, लेकिन उससे पहले नैसर्गिक, अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को हमारे स्टूडेंट्स के लिए और अपने जर्नी के बारे में बताएंगे कुछ, कि आपने आपके आइडियाज़ आए कैसे और अवार्ड पहुंचने तक। आई थिंक दोस्तों आपने ग्रुप में देखा होगा मोदी जी के साथ इनका फोटो था, तो उसका एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हो तो प्लीज़। थैंक थैंक यू सामंत सर। तो ये जर्नी जो है ये सबसे खूबसूरत होती है किसी भी चीज की। तो जैसे सबकी जर्नी होती है वैसे मेरी भी जर्नी थी। मैं जब क्लास 6 में था तो वहां से मेरी आप कह सकते हैं जर्नी शुरू हुई। ये जर्नी का सबसे अहम हिस्सा था कि मुझे एक बात हमेशा अपने बड़ों से बताया जाता था कि जब भी किसी चीज को देखो उसके बारे में अच्छे से सोचना होता है। हमें उस चीज को, वो क्यों है, कैसे है, क्या है, वो जो 5 क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं ना, वो हमें जरूर करना चाहिए। तो उसकी बदौलत से मुझे इनोवेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा। मैंने छठी क्लास की उम्र में अपना पहला प्रोजेक्ट, जिसे मैं कह सकता हूँ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसे किया था। फिर धीरे धीरे वो सिलसिला चलता गया, मेरा इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ता गया। मुझे इनोवेट करना अच्छा लगने लगा। तो कि कुछ नया चीज ट्राई करो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नया रिसर्च टॉपिक्स पे काम करना, इससे मुझे बहुत मजा आने लगा। और वंस आपका एक चीज आपको अच्छी लगती है, वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग समथिंग, उसको आपको करने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और आप उस चीज को सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। और खासकर तब जिससे कि आप जाने कि वो सिर्फ आपको नहीं, सामने वाले को यानी लोगों को, दूसरे लोगों के लिए भी कुछ फायदेमंद हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देने चाहूंगा अपने एक प्रोजेक्ट का जो अभी उड़ीसा स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसका नाम था ऑटोमेटिक पे टॉयलेट सिस्टम। तो उस टाइम पे क्या था कि पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे, लोग रोड पे यूरिनेट किया करते थे। तो इससे हमारा जो सिविलाइज सोसाइटी है, ये उस पे एक कलंक जैसा था। तो जब मेरा प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद जरूर धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा पायलट स्केल्स में, ये में। और आज फाइनली मैं देखता हूँ कि चलो कभी ना कभी मैं किसी ना किसी के तो काम जरूर आया। तो ये जो खुशी होती है वो और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। और धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी में जो जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उन्हीं को आंख में रख के मैं अभी अपने नए वेंचर्स खोल रहा हूँ। जैसे एक है आइडोलिक। तो आइडोलिक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो आइडोलिक में आपका सबसे ज्यादा स्वागत है। यहाँ पे आपके लिए मेंटर्स हैं, यहाँ पे आपके लिए फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी है, आप सही सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। और जो चेंज मेकर टाइम्स है वो है कि कैसे हम लोग, जो हमारे देश के ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जाके किसी भी चीज के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं सोसाइटी में एक अच्छे चेंज लाने के लिए, उसके उनकी स्टोरीज हम कवर कर सकें। और जैसे जो लास्ट वेंचर वेंचर्स है, ये एक ऐसी कंपनी है जो यूथ को प्रमोट करने के लिए जल्दी शुरू की जा रही है। बहुत बढ़िया। मैं पहले पिंकी भारती ने कमेंट लिखा था, सर आपका आपने पहला रिनोवेशन क्या किया है। पिंकी, मैं बता दूं, रिनोवेशन नहीं, इनोवेशन। INNOVATION, इनोवेशन, जो कि कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। तो आपका पहला इनोवेशन क्या था? मेरा सबसे पहला इनोवेशन था स्वच्छ ऐप नाम का एक स्मार्ट टॉयलेट मॉडल, जिसे मैंने छठी क्लास में बनाया था। और उसमें मैंने एक इंटीग्रेटेड ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक बिना किसी आदमी के इंटरफेरेंस के
उस टॉयलेट को यूज किया जा सकता था, और उसमें बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी थे। तो ये कुछ मान लीजिए कुछ अभी मैं 11वीं में हूँ, तो ऑलमोस्ट 6-7 सालों के पहले की बात है। वो मेरा सबसे पहला जो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जैसे मैं बोल सकता हूँ वो। बहुत बढ़िया पिंकी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक गलतियां सीख के हम सीखते हैं, गलतियां करके हम सीखते हैं, तो कोई बात नहीं। बस अगली बार से आप इनोवेशन याद रख लीजिए। और नैसर्गिक में एक चीज पूछना चाहूंगा। जो पहले आपने बताया जो कि स्मार्ट टॉयलेट का स्वच्छ ऐप, कि आपने छठी क्लास में मतलब 6th क्लास में, तब आपका उम्र करीब 11 या 12 साल होगा। 12 साल का था, 12 साल का हाँ, था। 12 साल है। और अभी आपकी उम्र क्या बोला आपने, कौन से क्लास में आप? मैं अभी जस्ट 12th एंटर किया, तो 17+। हाँ, तो दोस्तों मैं 18 बोल ये सकते हैं। हाँ, तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि इन्होंने जो भी इनोवेशन किया है, तो अभी भी इनका उम्र 18 है। इनसे मैं वैसे 4 या 5 साल बड़ा हूँ, लेकिन मेरे पास इसमें एक इनोवेशन का आसपास भी नहीं गया हूँ मैं। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि इनोवेशन करने के लिए या फिर कुछ आपको अच्छा करने के लिए उम्र मैटर नहीं करती है। बस आपको कुछ अच्छा ख्याल होना चाहिए, लोगों को भला करने की सोच होनी चाहिए, और इनोवेशन भी लोगों की भला काम आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अच्छे ख्याल रखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा काम भी करना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक फिर ये तो समझ ही गए हम लोग की उम्र मैटर नहीं करता। और इन्होंने जो वो स्वच्छ ऐप बोला था स्मार्ट टॉयलेट का, छठी क्लास में, जो कि 12 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा स्मार्ट टॉयलेट की आविष्कार की, जो कि अभी बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। तो मैं इसी में बताता हूँ। नैसर्गिक, तो मैं जैसे आपने बताया कि आपके पास बहुत ही आइडिया है, मतलब आपके पास अभी तो चार ने हमने डिस्कस किया। आई थिंक बहुत सारे ऐसे आइडिया है जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन आप चलो बता नहीं सकते लीगल रीजन की वजह से। लेकिन एक आदमी को आइडिया आते कैसे, आपको आइडिया आते कैसे हैं? वो प्रोसेस क्या होता है? सर हाँ, सर आइडिया। एक और चीज, सर नहीं है, सामंत। जी सर। सामंत। सामंत। तो सामंत, जस्ट सामंत। सामंत, बात यह है कि हमें आइडिया के लिए सबसे पहला जो चीज होता है, हम ऐसा तो नहीं निकलते कि हम घर से आज निकल रहे हैं कि चलो आज आइडिया ढूंढना है, जैसे हम निकलते हैं कहीं खाने के लिए, तो वैसे आइडिया ढूंढने के लिए तो निकलते हैं नहीं। हम जब भी अपने आस पड़ोस में, आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, मान लीजिए जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां पे हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, विजिलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, एक हर चीज को अपने दृष्टिकोण से बहुत गहरी तक सोचने की प्रयास करेंगे, तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे आसपास हमें नजर आएंगी। हमें अपने आसपास ही दिखने वाले प्रॉब्लम्स को, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ढूंढना है। प्रॉब्लम ढूंढना नहीं है, प्रॉब्लम हमें अपने आप दिख जाएगा। बस देखने का नजरिया वैसा करना है कि हमें जो हमारे आसपास जो चीज है वो हमें अच्छे से दिखे। एक बार वो हो गया सर, आपका सामंत, आपका आधा काम ही हो गया। कि आपका आपके पास अभी एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के बाद जो होता है, उस प्रॉब्लम, जब आप खाली प्रॉब्लम समझ जाना, उसके बारे में दो बात बोलना, वो काफी नहीं है। उस प्रॉब्लम के बारे में गहराई तक सोचना पड़ता है, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है। जब आप जड़ तक पहुंच जाते हैं, तब आपको बहुत बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी उस प्रॉब्लम के बारे में, जिसको आधार बना के आप एक अच्छा आइडिया का निर्माण कर सकते हैं। और उस आइडिया के बाद उसके बाद उस पर आपको बहुत काम करना पड़ता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसे कि आई थिंक मैंने कुछ हफ्तों पहले भी हमने ये डिस्कस किया था एक ऐसे यूट्यूब के लाइव में, कि आपको ढूंढना पड़ता है कि आपके आसपास प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आपको देखना पड़ेगा, आपकी दृष्टि लगा के देखना पड़ेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में आप कैसे इसको कुछ सुझाव दे सकते हो, आप इसको बेटर क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे मेंटर से भी आता है कि आप सॉल्यूशन पे पहले फोकस मत करो। सॉल्यूशन तो बाद में जी। आ गया, पहले प्रॉब्लम को समझो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम कितने लोगों तक जा रही है, इस प्रॉब्लम के सबसे ज़्यादा बाधित कौन है। तो ये आप पहले प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ ले, फिर जाके सॉल्यूशन के आसपास आप सोचना शुरू कर सकते हो। तो पहले आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और आप
आप उसमें क्या आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? गवर्नमेंट कुछ करेगा या फिर नैसर्गिक कुछ करेंगे या सामंत सर कुछ करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने क्या कर सकते हो? नैसर्गिक आपने अभी, चलिए मानिए आपने प्रॉब्लम एक देख लिया, प्रॉब्लम समझ लिया, आइडिया आपको एक आ गया। जैसा आप ही का एग्जांपल लेते हैं एक, जो कि स्वच्छ टॉयलेट है, सॉरी स्वच्छ ऐप और आपका स्मार्ट टॉयलेट। प्रॉब्लम आपने देखा कि लोग सड़क पे टॉयलेट करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा है नहीं। तो आपने जी प्रॉब्लम देखा, और ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पैसे की ऊंच नीच या जितने भी प्रॉब्लम होते हो। तो नैसर्गिक क्या कर सकते थे? बस बोल सकते थे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, तो इन्होंने किया कि ये काम मेरा है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो जब आपको आइडिया आया कि एक स्मार्ट टॉयलेट आप बना सकते हो, तो उसको आपने टेस्ट कैसे किया कि ये काम करेगा नहीं करेगा? आपने मार्केट तक पहुंचे कैसे आपने? सर, सॉरी फिर से सामंत। सामन जी, जो मेरा जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैंने पहले ये सीखना चाहा कि मैं इस सॉल्यूशन तक पहुंच कैसे सकता हूँ। आइडिया के बाद मैंने अलग अलग तरीकों से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि एक पायलट, एक प्रोटोटाइप जैसा डेवलप किया। उस डेवलप प्रोटोटाइप की मदद से मैंने ये किया कि मैं उसको लेके मैं गवर्नमेंट के पास पहुंचा कि सर ये देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने बनाई है। इसको अगर आप देख इसको और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ मिलके उसका ट्रायल्स वगैरह हुए। चलिए, इस इससे मैं आपको इससे एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा सबसे लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट था उसके बारे में। तो वो था क्रोमियम के डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, जो मेरे ही गांव के पास के एक प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था। तो जब मेरे अपने ही रूरल बेल्ट्स में वो प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैंने उसके बारे में आइडिया किया, उसके बारे में मैंने एक प्रॉपर रिसर्च किया। उस रिसर्च के बाद, उस शोध के बाद मुझे जो रिजल्ट्स मिले, उन्होंने मुझे उन रिजल्ट्स के बेसिस पे मैंने ये सोचा कि हाँ, ये हो सकता है। उसके बाद एक होता है कि पहले छोटे इसमें देखना पड़ता है कि इससे हम क्या, हमारी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और एक बार वो हो जाए, फिर आप उसको आगे ले सकते हैं। और आपने जब पहला एग्जाम्पल लिया था, जो कि स्मार्ट टॉयलेट हम बात कर रहे थे, आपने बोला आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। तो अभी जी गवर्नमेंट तो कोई एक आदमी नहीं है जो कि हम इसी आदमी से मिल पाए। जी तो आप कहाँ पहुंचे? कोई ऑफिस पे या फिर कोई पर्टिकुलर आदमी से आप जी। किससे मिले? ये ये जो है कि हम हर शहर में एक म्युनिसिपैलिटी ये होता है। तो मैं भी भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी के पास गया था। तो मैं उनके ऑफिस में उनके ऑफिशियल से मिला। फाइनली मेरी मीट मेयर सर से हुई थी उस टाइम। और फिर उनके साथ भी बहुत सारे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मैंने इसको शो किया था, जिससे कि उन्होंने देखा, समझा, और फिर इसको पे हमने काम किया। और दोस्तों, हाँ, अगर मैं बोलना भूल गया, तो नैसर्गिक उड़ीसा से हैं। तो वहीं पे जो आप भुवनेश्वर बोला, उड़ीसा का कैपिटल, वहीं पे काम कर रहे थे। और दोस्तों, आपने एक प्रोटोटाइप की बात की, जो शब्द आपने यूज़ किया प्रोटोटाइप। जी। तो दोस्तों, प्रोटोटाइप नैसर्गिक आप बता सकते हो प्रोटोटाइप होता क्या है और कब इम्प्लीमेंट होता है? ये कब आपके आइडिया में आता है? सामंत, ये प्रोटोटाइप जो है, ये हमारे आइडिया का एक रिफ्लेक्शन है। जो हम मन में सोच रहे हैं, उसको सामने बनाना एक प्रोटोटाइप होता है। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आदमी सोचता है कि मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। मेरे मन में एक आइडिया है। तो वो जब बनेगा, वो दिखेगा कैसे? जैसे कोई भी बिल्डिंग जो बनती है, वो वो इमारत बनने के बाद दिखेगी कैसे? या कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो बनने के बाद दिखेगी कैसे? तो उस चीज जो उसका जो शेप होता है, उसका जो हमारे हमारे नजर का जो रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। कि जिसके बेसिस पे हम ये बोलें कि हाँ, ये चीज ऐसी है, ऐसे काम करती है, और ये ऐसे हेल्प कर सकती है। तो उसे वो प्रोटोटाइप है। फिर एक और प्रोटोटाइप दोस्तों यही है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका जो भी आइडिया है। जैसा मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। जैसा प्रोबनो है। प्रोबनो का सपना है कि इंडिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको अपना करियर के बारे में कोई कंफ्यूजन रहे।
वो उसका जुनून, उसका पैशन जो है वो वही फॉलो करे, और फॉलो करने में उसकी सारा नॉलेज रहे कि वो कैसे उस सपना को पूरा कर सकता है। तो ये प्रोबनो का सपना है। तो सपना, चलो, प्रोबनो करके कंपनी के द्वारा हम लोग जितने भी लोग हैं प्रोबनो की टीम ने, हमने एक सपना तो देख लिया है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? बस सपना देख लिया कि सारे बच्चे अपना जुनून फॉलो करेंगे, तो वो तो सपना हो गया। तो फॉलो कैसे करते हैं? प्रोटोटाइप, जो कि हमने कोर्स बनाया, ये एंटरप्रेन्योरशिप का पायलट बनाया, या फिर हम करियर गाइडेंस के जो कोर्स बनाते हैं, या फिर स्किल ट्रेनिंग का कोर्स हो गए। तो ये अलग अलग माध्यम है वो सपने तक पहुंचने के लिए। तो प्रोटोटाइप आपका एक वो प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करोगे उस सपने तक पहुंचने के लिए। अगर मैं उदाहरण सही से दे पाया नैसर्गिक, आप बोल सकते हो बहुत इफ आई वाज सही दिया है रॉन्ग। आपने। नहीं नहीं, ये बहुत सही उदाहरण था कि आपने पहले अपने आपने जो सपना देखा उस पे आपने काम किया, उसके लिए अलग अलग कोर्सेज डिजाइन की, फिर उन कोर्सेज को बच्चों को पढ़ाया और उनका उनका उससे इम्पैक्ट हुआ और उसके बेसिस पे आप और आगे बढ़ने वाले हैं। राइट। कल्पना जी का एक क्वेश्चन है, सर आपको पहला अवार्ड कब मिला? पहला अवार्ड कब मिला? हाँ, जब मैं क्लास 6 में मैंने ये बनाया था। वो मैंने एक फोरम में एग्जिबिट किया था, वो कोई बहुत बड़ा फोरम, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत अहम फोरम था, क्योंकि वो पहली बार ऐसा था कि मैं अपने स्कूल के बाहर कहीं गया हूँ एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो छठी कक्षा के एंड के आसपास मैं गया था एक भुवनेश्वर में एक सिटी लेवल साइंस कंपटीशन चल रही थी। रीजनल साइंस सेंटर, जो हमारा नेहरू साइंस सेंटर का जो अलग अलग रीजनल ब्रांचेस होते हैं उनमें से एक, वो ऑर्गेनाइज कर रही थी इस साइंस एग्जीबिशन को। तो वहां पे जाके मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था और मुझे एक अवार्ड मिला था। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और इंस्पिरेशन तो होगा ही कि आपने इतनी छोटी उम्र से ही अपना एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, और एंटरप्रेन्योरियल मतलब ऐसा नहीं कि बस पैसे कमाना, एक कंपनी के द्वारा पैसे कमाना, अमीर बनना, वो तो एक बात हो गई, वो तो एक अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं करूँगा कभी भी। लेकिन लोगों तक पहुँचना, उनकी मदद करना, उनका लाइफ को बेटर करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं चलो, स्टूडेंट से हमको कॉल पे तो ला नहीं सकते, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से आपको एक राउंड ऑफ अप्लॉज देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट। छाया गौतम बोल रहे हैं, सर एक्चुअली कुछ समझ नहीं, छाया प्लीज़ हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम उस चीज़ को फिर से एक बार बात कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हो कि क्या दिक्कत है। नैसर्गिक, जो आपको अवार्ड मिला था, जो फोटो हमने देखा जी। था, तो उसके बारे में जी बताना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो अवार्ड लेने और मोदी जी से मिलने का? सर, सामन जी, जब मैं बहुत छोटा था ना, क्लास 1 2 के आसपास, तो मान लीजिए कुछ बहुत ही छोटा था उस टाइम पे, तो मुझे ऐसे मैं एक चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच नहीं पाता था, ये नहीं वो नहीं। तो उस टाइम पे मेरा एक सपना था। मैं एक बार दिल्ली गया था अपने फैमिली के साथ, वहां पे तो मैंने राष्ट्रपति भवन देखा था। राष्ट्रपति भवन जब मैंने देखा था तो मेरा एक सपना था, एक दिन मैं यहाँ जाऊं, जिसको बाहर से ही देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मेरा वो तब से एक सपना था। मैंने इंडिया गेट के सामने फोटो वोटो तो खींचे ही थे, पर ये था कि इसके अपोजिट में जो है, एक बार वहां जाने का लाइफ में मौका मिले। और जब वो सच हुआ, मैं सच बोलूं, मुझे यकीन नहीं हुआ था जब तक मैं वहां पहुंचा नहीं था। और वो एक ऐसा स्टेज था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, जब आप दरबार हॉल, जो राष्ट्रपति हॉल का दरबार भवन का जो दरबार हॉल है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट हॉल, उसके सेंटर में आपको खड़ा किया गया, मुझे खड़ा किया गया था। और उसके बाद मेरे लिए एक साइटेशन पढ़ी गई थी, और खुद राष्ट्रपति जी ने मुझे एक अवार्ड दिया था। तो वो एक एक चीज था, वो एक जिंदगी भर के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी जिसे कहते हैं, वो था। और उसने ये सिखाया कि अभी और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है। अभी अभी तो और ये है कि अभी तो वापस कुछ गड़बड़ कर नहीं सकते, कि क्योंकि अब तो ये भी जा चुका है मुझे। अब मुझे और सावधानी से और रिस्पॉन्सिबल होके काम करना है। तो अपने जो मेरा जो पैशन था, उसके तरफ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। और उनके साथ एक स्नैक्स करना, उनके साथ डिस्कस करना, वो बहुत ही
एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस रहा था। ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा अफसोस लग रहा है कि आप पब्लिक में शरारत नहीं कर सकते फ्यूचर में कभी। इतना फ्रीडम दूसरे सारे स्टूडेंट्स को रहता है आपकी उम्र का, वो पब्लिक में जाके कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला है नहीं। लेकिन एक बार वो अवार्ड लेने के बाद, उन लोगों से मिलने के बाद, फिर पब्लिक में ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते जो कि आपकी उम्र के दूसरे बच्चे करते होंगे। वो थोड़ा सा नहीं अफसोस सर, ऐसा वो तो लगा। बाहर निकलने में थोड़ा डर लगता है। नहीं सर, अफसोस की बारी तब आएगी जब निकलने का मौका मिलेगा सर। रोक लेता हूँ मैं खुद को बाहर, उस सब काम से दूर ही रहता हूँ, दूर भाग जाता हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो श्वेता जी का एक क्वेश्चन है कि सर, आपने जो इन्वेंशन किया है, तो आपने अकेले ही सब मैनेज किया था या फिर आपके पास टीम थी इसके लिए? मैं श्वेता जी से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं सर नहीं हूँ, उनसे बहुत छोटा हूँ। और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते। हमें, क्योंकि एक तो मेरी उम्र, दूसरी बात मेरी भी, मैं जितना जानता हूँ उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो मेरे मेंटर्स रहे हैं, मेरे अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग प्रोफेसर्स, उन्होंने बहुत ही अहम रोल निभाया है। उन्होंने मुझे मेरे हर स्टेप में गाइड किया है। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि चलो इसको कुछ बना के दे दिया जाए। उन्होंने हमेशा मुझे एक एक चीज सिखाया है कि चलो इसके बारे में जानो, तुम इसको खुद एक्सप्लोर करो। और मैं आज ओपनली उन सबको एक बहुत ही बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, अपना लैब मुझे यूज करने के लिए दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनके उनके जो फैसिलिटी है वो किसी बच्चे को यूज करने दे दें। और उसके बावजूद उन्होंने जब मुझ पे ट्रस्ट करके दिया अपना लैब, तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि मैं उसको सही तरह से यूटिलाइज करूं। और उनको हमेशा उस बात का अफसोस कभी ना आए कि क्या क्या यार, किस बच्चे को मैंने ये लैब दे दिया। और उनके साथ मिलके मैंने टीम्स भी बनाई। जैसे मैंने कहा था कि मेरा जो क्रोमियम प्रोजेक्ट था वो कम से कम 2.5 साल चला। तो वो मेरे अकेले की बस की बात थी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनके बारे में मुझे जिनके बारे में मुझे आइडिया तो था, पर उसको कैसे करना है वो मुझे पता ही नहीं था। चलो अब वो पता चल गया कि करना कब है। मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट, वो तो मुझे हैंडल करना ही नहीं आता है। तो वो धीरे धीरे सीखा मैंने, एक टीम से, अपने मेंटर से। तो हाँ, ये सब उन्हीं की देन है। एक और बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर, आपको गाइड किसने किया? आई थिंक कम से कम 4 से 5 लोगों ने पूछा है कि सर, आपको गाइड किसने किया, आपके मेंटोर कौन थे? मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर सरवाला पाढ़ी मैडम का। वो भी रिटायर कर चुकी हैं सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज से। वो उड़ीसा गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे वो डायरेक्टर थी। तो तब उन्होंने मुझे, मेरा जो बेसिक सपोर्ट है, मेरा जो बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं, वो मेरी बैकबोन बनी। और उन्होंने मुझे एक बेस दिया। उन्होंने मेरे हर एक थॉट को एक शेप दिया। उनके बाद मुझे डॉक्टर किशोर पानीग्राही सर ने बहुत हेल्प की। उन्होंने नाइजर में मुझे, नाइजर भुवनेश्वर जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे मुझे अपने लैब में मौका दिया। मुझे 2.5 साल तक मेरी हर गलती को माफ किया, अपने लैब में मुझे आने दिया, मुझे काम करने दिया। और हर स्टेप में मुझे मेंटर करते रहे। उसके बाद मेरा जो रीसेंट प्रोजेक्ट था, अ, वो मैंने डॉक्टर टोटन अदक सर, जो कि आईसीआर के सीआरआरआई से हैं, तो उन्होंने मुझे उसमें बहुत हेल्प की थी। तो ऐसे करके, और मेरे जो और उनके लैब में काम करते टाइम जो मेरी पूरी टीम बनी थी, उन वो सब भी। नैसर्गिक, तो एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा। एक क्वेश्चन भी आया था इसके बारे जी में कि आपके टोटल इनोवेशन या स्टार्टअप या फिर आइडियाज कितने हो गए अभी आपके टोटल? सर, गिना नहीं है सर। वो सर जब सामंत, सामंत, नो जिस पे सर। थोड़ा, सामंत, मैंने ऐसे तो कभी 1 2 3 करके गिना नहीं है। पर ये है कि जब जो जिस चीज पे मन लगता है उस पे थोड़ा काम करने का कोशिश करता हूँ। तो अगर ऐसे मेनली गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 3 9, मान लीजिए कुछ 11 12 के आसपास। तो 10 के ऊपर मान लेते हैं अभी के लिए। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, 10 हाँ के ऊपर आइडिया है। तो दोस्तों, आइडिया तो मैं ये भी बोलूँगा कि आइडिया तो हर किसी के पास आते हैं। इसमें कोई ना बोलने की चीज़ नहीं, आइडिया तो हर किसी के पास आते हैं। लेकिन जैसे कि हम डे वन से बता रहे हैं कि आइडिया आएगा, सबके पास आते हैं। उसमें कोई कोई छोटी आइडिया, कोई बड़ी आइडिया करके कुछ नहीं है।
बस आप उस आइडिया को करना चाह रहे हो, आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, उस आइडिया को सफल करने आप काम कर रहे हो कि नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और नैसर्गिक हमारे लिए, मुझे, मेरे लिए भी, मैं इसमें अपने आप को कुछ अलग करके नहीं बता रहा हूँ, मेरे खुद के लिए भी बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है कि आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि एक आइडिया लाना अपने दिमाग में। और अगर आप लोगों की मदद कर पा रहे हो तो वो तो और भी बढ़िया चीज़ है। नैसर्गिक, आपने बताया कि भुवनेश्वर का म्यूनसिपैलिटी में आपने जाके जो स्मार्ट टॉयलेट का था, तो आपने वहाँ पे तो म्यूनसिपैलिटी उनके चेयरमैन से बात कर लिया, उनके हेड जो होते हैं उनसे बात कर लिया, जी लेकिन वो, चलो अभी के लिए मान लेते हैं वो थोड़ा आसान लग रहा है। लेकिन आपने जो बताया था जो चेंज मेकर टाइम्स, जो कि लोगों को मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करती है, तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बड़ा इनिशिएटिव तो था नहीं, तो ये मार्केट में आप लेके नहीं कैसे सर, जा सकते? चेंज मेकर सर, ये सामंत, ये जो था कि मैंने आइडॉलिक और चेंज मेकर टाइम्स, ये हम्म, दोनों पैरेलली अभी कुछ ही महीने पहले ये मैंने शुरू की है। तो ये जो चीज है कि मैंने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के चलते शुरू की है कि क्योंकि जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था, बहुत ही छोटा था, तो उस टाइम मेरे सामने बहुत चैलेंजेस थी। जैसे मैंने आपको सिर्फ कुछ 4-5 लोगों का नाम बताया, पर आप जानते हैं मैंने उससे पहले कम से कम, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद है, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए 13 लैब्स घुमा था। पर उन जगहों पे उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था, क्योंकि मैं एक तो बच्चा था, ऊपर से हम्म, फंडिंग कौन करेगा मेरे प्रोजेक्ट का, ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस रही हैं। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है, और मैंने इसका एक पायलट कुछ महीने पहले लॉन्च किया था जो कि सक्सेसफुल रहा है। तो उस पायलट के चलते जो भी रेस्पॉन्सेस आइडोलिक में आ रही है, मैं उनको कनेक्ट करवा ही रहा हूँ, और साथ ही साथ उसका एक मेन बड़ा बिल्ड बना रहा हूँ जो जिसमें कि तो ये चीज है कि इसमें आपको मेंटरिंग फ्री मिलेगी। आप आइए, हर फील्ड के साइंटिस्ट, हर फील्ड के एंटरप्रेन्योर्स, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप आइए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने आइडिया शेयर कीजिए। आपको अगर किसी प्रोजेक्ट करना है किसी के साथ तो बात कीजिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जरूर, हमसे जो बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। तो ये एक ऐसा चीज है। और जो चेंज मेकर टाइम्स है, ये एक ये ये एक चीज है कि जो जो पढ़ रहा है वो उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। कि मान लीजिए कि कैसे उन्हीं के एज ग्रुप के, उन्हीं के आसपास के रहने वाले लोगों ने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया, एक छोटा सा चेंज लाया, पर उसका सोसाइटी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो उस चीज को आप वहां पे पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूंगा आप जरूर एक बार अगर चाहें तो thechangemakertimes.com पे जाएं, और उनके और वहां पे भी सारी चीजें, वहां पे सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप अगर सब्सक्राइब भी करना चाहते हैं तो वो भी फ्री है। सारी सारी सर्विसेज यहाँ इन दोनों प्लेटफॉर्म पे फ्री हैं। तो इसके लिए किसी को भी इवन 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये दूसरों के लिए ही हैं, वो आए और यूज करें। बहुत और बढ़िया। और आई थिंक आदित्य सर भी ये देख रहे हैं, हमारे साथ कॉल पे है नहीं, लेकिन वो भी देख रहे हैं। तो आदित्य सर, अगर वो पर्टिकुलर वेबसाइट अगर आप लिंक में लगा सकते हो स्टूडेंट एक्सेस करने के लिए, और दोस्तों ये सारे लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें एक बार वेबसाइट देख लीजिए कि है कैसा, और आप इनको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, इनकी मदद आपको ज़रूरत है कि नहीं, वो एक बार बात कर लीजिए। तो नैसर्गिक, और दोस्तों एक या दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और उसके बाद आप ही के सवाल पे आएंगे, तो प्लीज़ आपके सवाल बिल्कुल पूछते जाइए, तो सवाल पूछने से कमी नहीं है, तो पूछते जाइए। तो नैसर्गिक, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे प्राइवेट अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, जैसे कि बुटीक हो गया, या फिर इनका हम्म, आर्ट के रिलेटेड कुछ बिजनेस करना है, या फिर टेलरिंग का कुछ करना है, या फिर फूड प्रोडक्शन का बेकरी खोलना है। तो ये अलग अलग काम हो गए, जो कि जैसा कि आपके जो एंटरप्राइज थे जो कि गवर्नमेंट्स के साथ टाई अप है, तो वैसे वाले हैं नहीं, एक प्राइवेट अगर खुद का ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना है, जो कि ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड प्रॉफिट के नाम पे चल रहा है, तो आपका जी। गाइडेंस क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो शुरुआत करें, उनको आइडिया को कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी आइडिया आए, पहले उसका एक मॉडल बनाइए। उस मॉडल पे आप काम कीजिए, आप अपना एक टीम बनाइए। आप ये सोचिए कि जो मेरा आइडिया है, हमारा आइडिया बहुत अच्छा होता है,
हम मान लीजिए वो उस आइडिया पे हमने काम किया, हमने उसको एक प्रोडक्ट का रूप दिया। जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मार्केट में जाना कैसे है, वो उसको कंज्यूम करने वाला कौन है, बहुत सारी फैक्टर्स होती है, इसको किस एज के लोग यूज करने वाले हैं। जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का हाँ हमें फिक्स्ड है कि पता है कि इसको यंगस्टर्स ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसे ही चीजें हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम तो रात रात में बना नहीं है, और आप सबका जो एंटरप्राइज है, सबके पास इतना टैलेंट है कि हर कोई अपना बहुत बड़ा बड़ा ऊंचाई तक पहुंच सकता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए शुरुआत हमेशा जहां से भी हो वो बहुत अच्छी होती है। तो एक नई शुरुआत करें, एक प्राइवेट लिमिटेड अगर खोलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना एक चीज खोलना चाहते हैं, और उसको खोलने के बाद उसको पूरे मन से उस पे अपने जो टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुंचाने के लिए लग जाएं। और हम गवर्नमेंट के थ्रू से, प्राइवेट के थ्रू से, हर जगह इतनी सारी इंक्यूबेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो उनके अपने आइडियाज के साथ उनके पास जाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपको इंक्यूबेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप, अगर आप मान लीजिए मेंटोरिंग चाहिए, तो उनके लिए आपको ये ढूंढना होगा कि उस फील्ड में आपके मेंटर्स कौन है, और एक बार उन मेंटर्स का आप व्यू लेंगे, उनके साथ आप काम करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट को वो और भी बेहतर बनाएंगे। कि मान लीजिए ये मार्केट में एंटर कैसे करेगा, ये काम कैसे आएगा, इसको लोग यूज कैसे करेंगे, इसका इम्पैक्ट कितना होगा उनकी लाइफ में। जिसने एक बार वो प्रोडक्ट यूज किया, क्या वो दूसरी बार करेगा, ये भी एक चीज होता है। तो इन सब चीजों को आप इन सब के बारे में सोचिए, अपना जो आइडियाज हैं उनके बारे में आप प्लान कीजिए, मेंटर्स के साथ मिलिए, इंक्यूबेशन फैसिलिटी की जरूरत है तो वो लीजिए। और जरूरत पर जब आपका टाइम आएगा तो जरूर आपको आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग्स भी मिलेगी और आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं एक चीज़ फिर से एक बार पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो जो कि नैसर्गिक ने बताया कि इंक्यूबेशन और मेंटरशिप ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। आपको अगर आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है, यानी कि आप किसी फील्ड में अच्छे नहीं हो, मान लो आपका बुटीक खोलना है, मान लेते हैं, तो आपका बुटीक और टेलरिंग में आपका बहुत अच्छे हो, मान लेते हैं दुनिया में आपके ऊपर और कोई नहीं है, आप बेस्ट हो, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ नहीं है, आपको अकाउंट हैंडल करने में, यानी कि पैसा हैंडल करने में, या फिर आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है आपको मार्केटिंग करने में, तो ये आपकी एक्सपर्टीज़ है नहीं। तो उस जगह पे मेंटर्स और इंक्यूबेशन पे आपको मदद मिलेगी इन चीज़ों को सीखने के लिए। और दूसरी चीज़, उन लोगों से कनेक्ट करवाएंगे जो कि आपकी कंपनी में मदद कर पाएंगे इन चीज़ों को करने के लिए। और इंक्यूबेशन बहुत सारे साल भर कहीं ना कहीं इंक्यूबेशन रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं, तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, लेकिन उससे पहले मेंटर से मिलिए। प्रोबोनो भी आपको हेल्प करेगा, उद्यम के मेंबर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, और नैसर्गिक के द चेंज मेकर टाइम्स के भी मेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी से भी कनेक्ट होके पहले आप एक अपना बिजनेस मॉडल इन सबसे बात करके, जैसे कि प्रोबोनो, चेंज मेकर टाइम्स, उद्यम, सबसे बात करके आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर पाए, फिर आप इंक्यूबेशन के साथ मिलके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि इसको सपने को सच बना सकते हो। तो उसी के साथ थोड़े ऑडियंस क्वेश्चन के पास जाएंगे। कल्पना जी का एक क्वेश्चन है, सर आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मुसीबतें तो मैं बोलूंगा जर्नी का एक हिस्सा है। तब तक वो नहीं है, एक कहीं कुछ भी करने का मजा नहीं आता है। चैलेंजेस बहुत रही हैं, पर एक चीज होता है कि हमेशा ये सोचना होता है कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। क्या एक चैलेंज आने के लिए रुक जाने पे? नहीं, मैंने शुरू तो ये अपने सपने के लिए किया था ना। तो उसी चीज को लेके आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना है, यही सब। आपको अब खुद को मोटिवेटेड रख के इसको काम बस करना होता है। चैलेंजेस एक हिस्सा है जो कि आती ही रहेंगी। राइट। और नैसर्गिक, अपने चैलेंजेस आते हैं तो आपने कैसे इसको हैंडल किया? अगर आप एक उदाहरण दे सकते हो कि ऐसा कुछ मुसीबत आई और आपने कैसे उसको सॉल्व कर लिया। सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं बहुत सारे लैब्स में मुझे अलाउ नहीं किया गया था। सर मेरे पास एक आइडिया था, मैंने उस पर थोड़ा बहुत काम भी किया था। अब मुझे उस पर एक रिसर्च करना था, मुझे उसके लिए चाहिए था लैब, मुझे चाहिए था उसके लिए फंडिंग्स वगैरह। मैं तब था 8वीं क्लास में, मुझे कोई ये सब देने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने ढूंढा
मैं बहुत लोगों से मिला, उनके पास गया, कोशिश करता रहा। 13 लैब्स ने मुझे मना किया, फिर भी नहीं माना। जो जब मान लीजिए जब चौथा पांचवा आया तो एक टाइम ऐसा लगा कि बहुत गुस्सा आता है। मान लीजिए जब ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट ना मिले। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि हाँ, मैं भी एक बच्चा ही था उस टाइम पे। अभी भी बच्चा ही हूँ। तो गुस्सा तो आया ही था। पर एक चीज है कि मैं खुद को काम करना और फिर जो अपना मोटिव है उस पे लगे रहना था। तो फाइनली मेरा जो 14th लैब था वो मुझे मिला। जब वो मिला तो वहां पे नई नई चैलेंजेस आई। तो चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होती। मेरा फर्स्ट चैलेंज ये था कि मुझे लैब चाहिए था, लैब आ गई। अब नया चैलेंज आ गया कि लैब में जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट्स है, जो प्रोसीजर्स है, मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आराम से स्कूल के ग्राउंड में खेलता कूदता बच्चा था, मैं यहाँ आके पहुंच गया हूँ। अब वो एक ऐसा लैब है जहाँ पे हर चीज नया है। ये मेरे पुराने, मैं जब क्लास 6 में मैंने जो प्रोजेक्ट किया था स्वच्छ एप्टी, उसके जैसा भी नहीं था। ये एक प्रॉपर नाइजर का लैब था सर। आप सामन जी, आप सोच ही लीजिए कैसा होगा। तो उस लैब में मैं जब पहली बार कदम रखा तो मैं बस ऐसे ही पहले देखता रहा कि यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, इसमें क्या हो जाता है। तो उसके बाद बस धीरे धीरे ये थी कि सीखने का मुझे इंटरेस्ट था। और मैंने उसको पूरी डेडिकेशन से मैंने ये कोशिश की कि जो मुझे सिखाया जा रहा है, जो मुझे एक छोटी से छोटी हो कि बड़ी से बड़ी हो, वो हर चीज मुझे अच्छे से सीखनी है, चाहे मुझे उसके लिए जितना भी टाइम लगे। मैं कोशिश करते रहना है कि सीखना है। और जैसे ही जब आप सीखने लगते हैं एक चीज, तो वो आपको एक अंदर से खुशी देती है। वो आपको बहुत और भी मोटिवेट करती है और नई चीजें सीखने के लिए। शायद मैं इमेजिन कर सकता हूँ कैसा आपका फीलिंग रहा होगा। जैसे कि दोस्तों इन्हें बताया जो कि रिसर्च लैब में जो इक्विपमेंट होता है ना, तो कभी कभी स्टेट ऑफ द आर्ट, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं वो कि मार्केट में दी बेस्ट, और उसके आगे कोई मॉडल है नहीं, जी। वो बेस्ट मॉडल होते हैं। तो जी। आप सोच लीजिए कितना अच्छा लगा होगा एक बच्चे को इतने सारे इक्विपमेंट को मिल पाया कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना बिजनेस को चलाने के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ऐसा ही होगा अगर पहली बार आप जब पहली बार आप जब कहीं पे जा रहे हो, जैसे कि एक म्यूजियम में जा रहे हो, या फिर आप एक बड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव एक घर के अंदर जा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि नया दुनिया में एंटर कर लिया। वैसा इमेजिन कर रहा हूँ। तो मैं और भी क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, दीपक राव बोल रहे कि सर हम स्टूडेंट्स के पास सवाल बहुत होते हैं पर आंसर करने वाले कम होते हैं। तो दीपक, जैसे कि हम हर कोई जो बताते रहता है, हम ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि सवाल पूछना कभी बंद मत करो। आपके पास सवाल है, आंसर करने वाले, जैसे कि अभी नैसर्गिक ने बताया कि इनके 14th लैब जो कि चौथा लैब में पहले 13 इनको रिजेक्ट कर दिया गया, और चौथे में जाके इनको एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो लैब ये तो अलग बात है, तो आपको पेशेंस रख के, जो कि सब्र करके पूछते जाना ही पड़ेगा। लोग गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा होने दो। तुम पे गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, होने दो। लेकिन तुम्हें अपना क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तुम पूछते जाओ, और कभी ना कभी कोई तो और आंसर करेगा ही। हाँ जी, नहीं सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पूछना सिर्फ लोगों से नहीं है, पूछना एनवायरनमेंट से भी है, पूछना खुद से भी है, पूछना हर किसी से है। जब मेरे पास एक सवाल है, मुझे उसका जवाब हर तरह से ढूंढना है। और जब हर तरह से ढूंढेंगे तो पक्का ये चीज है कि आपको उस सवाल का आंसर मिल ही जाएगा, वो चाहे कैसा भी सवाल हो। मोंटी पूछ रहे कि सर आपने क्या इन्वेंट किया है। तो मोंटी, ये सारे हमने इस क्लास के शुरू में ऑलरेडी बात कर लिया है। तो आप वापस जाके देख सकते हो, जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो ये आपको वीडियो जैसा मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वापस जाके देख सकते हो। ये कल्पना जी का एक और क्वेश्चन है। आई थिंक कल्पना जी आज सही फॉर्म में है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इनकी तरफ से। बिल्कुल पूछते रहिए। कल्पना जी पूछ रहे कि सर आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या नहीं। ये तो बहुत, ये मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे सपनों पे भरोसा रखा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई अपने छोटे से बच्चे को बोले कि ठीक है, तुम्हें जो परस्यू करना है, तुम्हें अभी अगर किसी चीज पे काम करना है तो हम तुम्हें खुला छोड़ते हैं। ये कोई ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर सारी फैमिली सपोर्ट करें तो ये और तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर तरह से जिससे वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। और उन्होंने बहुत किया। वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता।
नैसा कि वैसे आपके पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शन आया, यानी कि उन्होंने कुछ किसी चीज़ के लिए मना किया कि ये मत करो, या फिर ये मतलब एंटरप्रेन्योर में बनने में रिस्क है, जॉब कर ले तो सही पैसा मिल जाता सैलरी महीने का, ऐसा कुछ बात हुई आपके पेरेंट्स से? नहीं, वो ऐसा था, उनका बस एक ही रेस्ट्रिक्शन था कि घर टाइम पे पहुंच जाओ और खाना टाइम पे खा के सो जाओ। इसके अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं। उनका यही मानना था कि अगर अगर मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अगर मतलब ऑफ कोर्स आपके घर में तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या अगर कोई सजेशन देंगे, कोई सुझाव देंगे कि अगर उनके पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं कि खुद के बिजनेस शुरू करने में? खुद का बिजनेस शुरू करना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, ये मान लीजिए आपका सपना है। तो जब बचपन में हमें कोई एक छोटी सी चीज चाहिए होती थी, मान लीजिए खिलौना, तो हम क्या करते थे? हम समझाते थे। वो हमारे पेरेंट्स है, वो हमें अच्छे से समझते हैं। हम अपने को जितना समझते हैं वो हमें उससे ज्यादा समझते हैं। एक चीज होता है कि उनके मन में भी आता है कभी कभी कि नहीं, रिस्क लेने से हर किसी को डर लगता है। पर हमें अपने आप को उनके सामने प्रूव करना होगा, हमारे अपने पेरेंट्स के सामने, कि देखिए ये मेरा सपना है और मैं इसे कर सकता हूँ। उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि आप अपने पूरे मन से ट्राई करेंगे। सक्सेस, फेलियर, ये सब कुछ होता ही नहीं है। मेन चीज होता है जो आपने सपना देखा है उसके रिलेटेड ट्राई करना, कोशिश करना और पूरे पूरे जोर से करना। तो आपको बस आप ये अपने पेरेंट्स को समझाइए, ये उनके सामने प्रेजेंट कीजिए कि देखिए ये मेरा सपना है और मैं मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ये कर सकता हूँ। आप करके देखिए, वो जरूर मानेंगे। राइट, बहुत बढ़िया। और श्वेता जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स का पहले हफ्ते से पहले दिन से ये सवाल आ रहा है कि सर इतने सारे इन्वेंशंस करने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया? फाइनेंशियल सपोर्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे पहला प्रोजेक्ट था, ये भगवान का एक अच्छा सा विश है कि उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट को खुद स्पॉन्सर करने के लिए मेरे पेरेंट्स को काबिल बनाया है। और पर एक और चीज है कि जो मेरे बाद की प्रोजेक्ट्स रही हैं वो बहुत बड़ी रही हैं। तो मैं जिन लैब्स में जाता था वो लैब्स उसको स्पॉन्सर करते थे। वो किसी एक आदमी की बस की बात थी नहीं कि ऑफ कोर्स कि मेरी तो कम से कम नहीं कि मैं वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर सकूं उनका। सर एक एक मेरा ज्यादातर बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च रहा है। तो उनका जो एक एक केमिकल्स था उनका प्राइस तो बहुत ज्यादा था। तो ऐसे करके वो लैब से मुझे सपोर्ट मिला है। वो उसका फाइनेंशियल सपोर्ट बोथ वेज था सर, पेरेंट्स की तरफ से और लैब्स की तरफ से। राइट, बहुत बढ़िया। और जो आपके चेंज मेकर टाइम्स में आप मेंटर की बात कर रहे थे कि आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा, तो आप बताना चाहेंगे कि अलग पेरेंट्स, मान लीजिए अगर मैं गरीब फैमिली से हूँ और आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे मैंने बताया ये कुछ अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं होता है, जैसा कि बुटीक है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि अनलेस आप गरीबों गरीबों के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड प्रॉफिट के लिए बना रहे हो, तो क्या साधना हो सकती है आपको फाइनेंशियल बैकिंग, जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट लेने, कुछ पैसे लाने के लिए? एक बात है कि ये जो आइडॉलिक है और चेंज मेकर टाइम्स है, इसके लिए मैंने किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है। ये मैंने ये जो चीजें हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे भी कुछ एक्सपेंसेस है नहीं इसमें ज्यादा। मेरा बस इतना एक्सपेंस होता है कि मैं मैनेज करूं इतना चीज कि मेरा साल का जो वो वेबसाइट का जो होता है ना डोमेन का फीस, उतना बस देना होता है। सर इसमें मेंटर्स जो हैं वो वॉलंटियरली आके बच्चों को, जो यंग बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सारे यहाँ पे हैं जो भी हैं। और आपको कुछ तो यंग भी मिलेंगे और उनमें बहुत ज्यादा जोश है। तो इसलिए मैंने इसके लिए मैंने किसी से भी फंडिंग नहीं ली है। और जहां तक फंडिंग की बात आती है, मान लीजिए आपने जो एग्जांपल दिया था बुटीक का, तो आपको बुटीक तो मार्केट में मान लीजिए आप बहुत जगहों पे अलग अलग बुटीक्स पाएंगे। आप जब ये सोचते हैं कि मैं इस बुटीक में क्या इनोवेटिव कर रही हूँ, मैं क्या नया हो रहा है, मैंने इस बुटीक में क्या नया खोला है, तो मान लीजिए आप वहां पे अलग बहुत ही नए तरह के डिजाइन वगैरह, ये वो अपना इनोवेशन जो है, मुझे उसके बारे में, माफ कीजिए, मुझे बुटीक के बारे में एग्जैक्टली मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसके बारे में
मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि मैंने तो क्योंकि मेरा उस वहां पे जाने का कभी मौका बना नहीं है। तो वो जो बुटीक, तो आपको ये सोचना होता है कि आपका जो इनोवेटिव चीज है, आप उसको आप अपने फाइनेंसर के सामने उसको प्रेजेंट करें कि देखिए ये मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं आपको इसका इतना परसेंट स्टेक देती हूँ, आप मुझे उसके बदले इतना फंडिंग दीजिए, इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। जब कोई भी फाइनेंस जो भी फाइनेंसर्स होते हैं वो अपना फायदा देखेंगे और देखेंगे कि सामने वाला भी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। वो उसी लिए मार्केट में है कि वो दूसरों को सपोर्ट कर सके। और दोस्तों नैसर्गिक जी ने वो जो बोला है स्टेक की बात, स्टेक मतलब आपका जो कंपनी होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी और को बेचना, और और बदले में वो आपको पैसा देंगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को और आगे लेके जा सकें। बदले में आप कंपनी का थोड़ा हिस्सा दे रहे हो। ये एक ट्रस्ट की बात होती है, और कितने अच्छे तरह से आप उनको अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा, जैसे नैसर्गिक ने बताया कि आपके प्रोडक्ट में अलग क्या है और वो क्यों आपके प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहेंगे, वो आपके पास आता है कि आप कैसे उनको कन्विंस कर पाते हो। देखता हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे देखना पड़ रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि कौन से, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा है नहीं। एक आई थिंक 2 से 3 लोगों के तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है। सर अभी आप 18 साल के हो, और कौन सी उम्र से आपने इनोवेशन शुरू की, और आपने बताया कि 12 साल की उम्र से आपने शुरू किया। तो क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि बाकियों की तरफ लाइफ एंजॉय करने की? मैं तो जो करता हूँ मैं उसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे ये ख्याल कभी आता ही नहीं था, क्योंकि मुझे एक चीज के बारे में सोचना, उस पर काम करना, मैं इस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं आप मुझे किसी क्लास में बिठा दीजिए, मैं उसमें आधा घंटा नहीं बैठ सकता। आप मुझे एक लैब में छोड़ दीजिए, मैं आधे घंटे के लिए भी बाहर नहीं आऊंगा। तो मैं इस चीज को इतना एंजॉय करता हूँ, ये मेरा एक पैशन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इसलिए इसमें मैं इसी चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और जब तक आप एक काम को एंजॉय नहीं कर सकते, अब वो काम अच्छे से हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं इसको तो बहुत एंजॉय करता हूँ। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वो आपका पैशन होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, जिसमें आप करते करते आपको खुशी मिलती है। जैसे कि हम प्रोबोनो की तरफ से हर प्रोग्राम में भी बताते हैं कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो बहुत बढ़िया है, जो वो तो आपका पैशन से ही बनेगा। तो लेकिन अगर आप कोई भी जॉब भी करते हो, कुछ भी करते हो ज़िंदगी में, वो करने को आपको खुशी मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक कुछ काम कर रहे हो पैसे के नाम पे, और बस सैटरडे संडे के लिए जी रहे हो। ये बहुत लोग ऐसा करते हैं। उसमें अभी उनके बाद तो हम लेके आएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही खराब सोच है कि मंडे से फ्राइडे कुछ कैसे ना कैसे जी लेंगे और सैटरडे संडे कुछ मज़ा करेंगे। हम चाहते हैं कि आप पूरा ज़िंदगी मज़े से जियो, और मज़े में सीखो, पैसा भी कमाओ। आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, और सवाल। हाँ, ये सृष्टि सोना की तरफ से क्वेश्चन है। सर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और आपने ये कैसे जाना कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है? मैं बोलना चाहूंगा कि डिटर्मिनेशन जो है वो मेरा एक स्ट्रेंथ है। जब मैं किसी चीज को मानता हूँ कि नहीं मुझे करना है, तो मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक मैं उस चीज को अच्छे से कर ना लूँ, जब तक मैं उस चीज से सेटिस्फाई ना हूँ। और जो एक स्ट्रेंथ है वो है कि मैं हर चीज को अलग चीज अरे तरीके से जानने की कोशिश करता हूँ, जिसको मैं इंक्विजिटिवनेस बोलता हूँ, कि हर चीज को जानने की मुझे बहुत इच्छा होती है। जब मैं हर चीज को सुनना देखना वो चीज बहुत पसंद करता हूँ मैं। और ये मेरी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस है, हाँ कभी कभी ऐसा टाइम्स आता है जब अम, मेरा टेम्पर कभी कभी थोड़ा इधर उधर बिगड़ जाता है। बच्चा हूँ तो थोड़ा वो चीज थोड़ा माफ हो सकता है। तो पर उसको भी मैं धीरे धीरे बैलेंस कर लेता हूँ। राइट। एक सवाल है फिर से कल्पना जी का है। आई थिंक ये प्रॉपर फॉर्म में कल्पना जी, आपसे आज आई थिंक पूरा आपका 100% आपका लाइफ स्टोरी जानने को इंटरेस्ट है। लेकिन बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कल्पना जी बिल्कुल पूछते रहिए। सर आप अपनी पहली सक्सेस से क्या सीखा? वो जो पहला ट्रॉफी मुझे मिला था वो छोटे वो स्टेज में रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में,
तो मैंने उधर सीखा कि अभी एक ये जो प्राइस है, ये अचीवमेंट जितना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा है। कि मान लीजिए कल तक मैं बस ऐसे ही घूम रहा था, किसी को कुछ था नहीं कि ये हाँ ये जो कर रहा है, क्लास में घूम रहा है, पढ़ रहा है, बैठ रहा है। हाँ, मैं बचपन में थोड़ा अच्छा स्टूडेंट था, तो एक तो वो चीज, वो तो अलग ही चीज है। पर ये तब वो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिलाती है कि चलो अब कुछ और अच्छा करना है, कि जो लोग आज देख के खुश हो रहे हैं उनकी खुशी बरकरार रहे। ऐसे नहीं कि हाँ एक बार तुक्के से लग गया। आप जो जो भी, एक छोटे ही हो या बड़ी हो, कोई भी आपका कोई भी चीज सामने वाले को कभी तुक्का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको पता होता है कि उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत जुड़ी हुई है। इसे आपकी अपनी एक आदत बनानी होती है, हर चीज को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना होता है। जब आप उस चीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप आगे बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। राइट। धीरज का एक सवाल है कि सर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ कैसे किससे मिली, तो मोटिवेशन किससे मिली? आपके इतने सारे मोटिवेशन मैं अपने इनोवेशंस है, इतने पेरेंट्स, सारे स्टार्टअप्स है, इतने सारे आइडियाज़ है, तो इसका मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको? मुझे मोटिवेशन दो लोगों से सबसे ज्यादा मिली है। एक तो मैं कहूंगा अपने पेरेंट्स, क्योंकि मैंने देखा है, मैं मेरे मेरे जो फादर हैं वो एक बहुत ही सेल्फ मेड आदमी हैं। उन्होंने खुद वो हमेशा वो दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचते हैं। तो कभी अगर वो घर से बाहर हैं अपने काम के लिए, उनके साथ जो लोग होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि पहले वो सब खाना खा के पूरा भरपेट, वो उनके उनके मान लीजिए जो एक दो स्टाफ हैं वो लोग पूरी अच्छी तरह से वो लोग सेटिस्फाइड है। उसके बाद मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिया खाने का, तो वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और जो दूसरे हैं, वो अभी वो और नहीं रहे हैं, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, जो कि एक वो एक लीजेंड है। वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने ये कर दिखाया है, उन्होंने ये वो जो हम जो बोलते हैं, उन्होंने उसका एक लाइव एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आप कोई चीज चाहो सच्चे मन से और उस पर अगर काम करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो छोटी सी गलियों से लेके रायसीना हिल्स तक का उनका सफर, वो ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। राइट। और जितने भी हम गेस्ट लाते हैं, आई थिंक नैसर्गिक से लेके जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, आई थिंक एक जानने का इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही हमें सीख है कि नैसर्गिक का स्टोरी से पता चलता है कि उम्र से कोई मतलब नहीं है। आपको आपके दिमाग में कुछ अच्छा सोच है, लोगों की मदद करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। 12 साल की उम्र में राष्ट्रपति भवन में जाके उनसे अवार्ड लेना, तो मान लीजिए कितना अच्छा काम है। और आप सोच सकते हो नहीं कि सर, हाँ, सॉरी if मैं सॉरी गलत सर, कुछ बोला तो। नहीं नहीं सॉरी, नहीं सॉरी नहीं, वो थोड़ा सा वो मिसमैच हो गया। वो प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला था 16 साल की उम्र में। ओके सॉरी। 16 साल नहीं भी कोई, बड़ा एज नहीं है, आई थिंक 16 साल भी अगर मानेंगे हाँ तो 16 साल में तभी 10th क्लास या 11th क्लास पास होके आप बाहर निकल रहे हो। तो सीखने को मिलता है कि अगर आप मन लगाते हो तो आप अचीव कर सकते हो। और हमारे दूसरे गेस्ट से भी जो कि आईटीआई से ही पढ़ के अपना खुद का बिजनेस खोले हुए हैं, अपना खुद का एनजीओ भी, आई थिंक सूरज सर का जो थे उनका खुद का एनजीओ था। तो दोस्तों हम सीख ये है कि अगर आपका आइडिया है और अगर आपको लोगों की भला करने के लिए आपकी सोच अच्छा है और उसके ऊपर आप मेहनत लगा के पूरा मन लगा के काम करते हो ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। और बिल्कुल अगर बीच में किसी की मदद चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए, तो नैसर्गिक जी का जो चेंज मेकर टाइम्स है, प्रोबनो है, उद्यम लर्निंग फाउंडेशन है, किसी को भी आप बात कर सकते हो डायरेक्टली, जो कि बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने के लिए तो हम यहाँ पे हैं, नहीं तो आई थिंक कुछ और काम ही कर लेते जिससे पैसा कमाने बैठ जाते। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है, लोगों की भला करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नैसर्गिक हम एंड करने से पहले, क्योंकि अभी 9 बजे हमें एंड करना होता है, लेकिन उससे पहले आपका हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा, आपका क्या गाइडेंस होगा उनके लिए? मैं आपके स्टूडेंट से तो मैं खुद छोटा हूँ, तो मैं बस अपने बड़े भाइयों से, ये बड़े भाइयों बहनों से ये कहना चाहूंगा कि आप तो खुद मुझसे उम्र में बड़ा हैं और आप ये बात अच्छे से जानते हैं
कि जो हमारा एज फैक्टर होता है और जितने भी हमारे चैलेंजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस होती हैं, वो चैलेंजेस नहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज है कि हम कैसे उनको पार कर सकें। और वही चीज आपको हमें लाइफ में एक्सपीरियंस देती है, हमें जीने का मजा देती है और हमें एक पर्पस देती है। तो जो हम ड्रीम देखते हैं और हर एक चैलेंजेस को भी एंजॉय करना चाहिए और अपने जर्नी को अब खुद बहुत ही एंजॉय करते करते अपनी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बस बिल्कुल, वैसे तो हर बार अगर जब गेस्ट बोलते हैं मैं वापस कुछ अलग से बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपके सामने कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसे भी एंजॉय करो, एंजॉय करके उसको सॉल्व करने में फोकस करो। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चैलेंजेस आ जाते हैं हम हो जाता है अरे चैलेंज हो गया, चलो पीछे चलो, पीछे पीछे मुड़ो वापस। ये मार्च पास्ट नहीं है कि पीछे मुड़ो इमीडिएटली हो जाता है। तो चैलेंज को भी एंजॉय करो और उससे सीख के आगे बढ़ने की कोशिश रहनी चाहिए। और उसी के साथ नैसर्गिक, थैंक यू सो मच। और हमारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि सर फिर से बुलाओ नैसर्गिक सर को, फिर से बुलाओ, हमें फिर से सुनना चाहते हैं। और अगली बार एक एक घंटा मुझे नहीं लगता कि काफ़ी है इस बात को और आगे लेके और बात करने के लिए, हमें और टाइम चाहिए होगा। लेकिन अभी के लिए नैसर्गिक थैंक यू सो मच हमारे स्टूडेंट से बात करने के लिए और उनके क्वेश्चंस थैंक यू। आंसर करने के लिए। और बिल्कुल दोस्तों, हम सोचेंगे कि और नैसर्गिक से भी बात करेंगे कि कब उनका फ्री टाइम हो, ताकि उनको फिर से हम आपसे बात करने की लेके आए। थैंक यू। और दोस्तों, जैसे कि उन्होंने बोला, आइडिया इम्पोर्टेंट है, उसको एग्जीक्यूट करना और भी इम्पोर्टेंट है। और दिक्कतें आती है, चैलेंज आती है, उसको भी मज़े से मज़ा लेकर उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। और सेफ रहिए, कोरोना अभी भी निकला नहीं है, तो सेफ रहिए।